हेलो एवरीवन, आज हम बी ए एन एस 184 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको आप अच्छे से कर लेना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, महामारी विज्ञान क्या है? विभिन्न प्रकार के अवलोकन संबंधी अध्ययनों पर चर्चा कीजिए। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 400 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है आपको। महामारी विज्ञान के बारे में सबसे पहले समझते हैं। महामारी विज्ञान वह विज्ञान होता है जो किसी निश्चित जनसंख्या में रोगों या स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण और निर्धारकों का अध्ययन करता है तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण हेतु करता है। मतलब सरल शब्दों में ये कहा जाए कि यह विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देता है, कौन सा रोग किसे कब कहाँ और क्यों होता है। महामारी विज्ञान के उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि रोगों की व्यापकता और प्रसार का अध्ययन करना, फिर रोगों के कारणों को जानना और जोखिम कारकों की पहचान करना, रोगों की रोकथाम करना और नियंत्रण के उपाय को विकसित करना, स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। ये सारे उद्देश्य हैं महामारी विज्ञान के। अवलोकन संबंधी अध्ययन की अब बात करें। अवलोकन संबंधी अध्ययन वे अध्ययन होते हैं जिनमें शोधकर्ता किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि प्राकृतिक रूप से घटित हो रही स्वास्थ्य घटनाओं का अवलोकन करता है। इन अध्ययन को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से अध्ययन? तो पहला है वर्णनात्मक अध्ययन। इसके अंतर्गत महामारी विज्ञान का प्रारंभिक चरण जो होता है उसकी स्टडी करी जाती है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? रोग के वितरण को व्यक्ति, स्थान और समय के आधार पर समझना। अब इसमें हम प्रमुख प्रकार की बात करें तो इसको केस रिपोर्ट बनाई जाती है, केस सीरीज और क्रॉस सेक्शनल अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। केस रिपोर्ट में क्या होता है कि किसी एक रोगी के विशेष मामले का विवरण जानकारी इकट्ठा करना। केस सीरीज समान रोग से पीड़ित अनेक रोगियों का अध्ययन करना। और क्रॉस सेक्शनल अध्ययन के अंतर्गत एक निश्चित समय पर जनसंख्या का अध्ययन कर रोग की व्यापकता का ज्ञात करना होता है। तो ये जो अध्ययन होते हैं रोग के संभावित कारणों पर परिकल्पना बनाने में सहायक होते हैं। अब सेकंड है जो विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, एनालिटिकल स्टडीज। इस अध्ययनों में रोग और उसके कारणों के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसमें तुलना का प्रयोग किया जाता है कि मतलब अलग अलग रोगों की तुलना करके और फिर उस स्टडी की जाती है। पहला इसमें जो टॉपिक आता है, सब टॉपिक, वो केस कंट्रोल अध्ययन होता है। इसमें रोगग्रस्त व्यक्तियों की तुलना स्वस्थ व्यक्तियों से की जाती है। यह अध्ययन दुर्लभ रोगों के लिए उपयोगी और कम समय में पूरा होने वाला होता है। अब इसका जो सेकंड सब टॉपिक है कोहोर्ट अध्ययन। इस अध्ययन में स्वस्थ व्यक्तियों के समूह को जोखिम कारकों के आधार पर बांटकर लंबे समय तक अनुसरण किया जाता है। यह अध्ययन कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट करने में सहायक होता है। अब नेक्स्ट है पारिस्थितिक अध्ययन यानी इकोलॉजिकल स्टडीज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पारिस्थितिक अध्ययन में व्यक्ति के बजाय पूरे एक समुदाय के अध्ययन की इकाई को माना जाता है। और उदाहरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण और श्वसन रोगों के बीच संबंध का अध्ययन इसका उदाहरण हो सकता है पारिस्थितिक अध्ययन का। हालांकि इसमें पारिस्थितिक भ्रांति भी की संभावना रहती है क्योंकि इसमें एक समुदाय का एक इकाई मान करके अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करें महामारी विज्ञान जन स्वास्थ्य की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवलोकन संबंधी अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और पारिस्थितिक रोगों की प्रकृति, कारणों और प्रभावों को समझने का आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मूल विषयों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है कि वह अनुशासन होता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत उपचार के बजाय पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना, संवर्धन और रोगों की रोकथाम करना है। यह समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं को समझने, उसको नियंत्रित करने और जीवन स्तर को सुधारने पर केंद्रित होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य रोग के उपचार से अधिक उसकी रोकथाम के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रोग के उपचार से पहले उसकी रोकथाम कैसे की जाए उसके सिद्धांत पर आधारित होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या होती है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का तात्पर्य उन संगठित प्रयासों से है जिनके माध्यम से समाज को स्वस्थ रखने के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम और सेवाएं विकसित की जाती हैं। इस सरकार का रोल होता है, स्वास्थ्य संस्थाओं का रोल होता है और समुदाय, इन सभी का रोल होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मूल विषय की बात करें तो सबसे पहले रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाए इस पे विचार करना होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रमुख विषय रोगों की रोकथाम है। अब रोकथाम करने के लिए टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण सुधार और जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संक्रामक और असंक्रामक रोगों को नियंत्रित किया जाता है। महामारी विज्ञान की बात करें तो महामारी विज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार स्तंभ है। इसके अंतर्गत समुदाय में रोगों के वितरण, कारणों और प्रसार का अध्ययन किया जाता है।
जिससे स्वास्थ्य योजनाओं का निर्माण संभव हो पाता है। अब बात करें पर्यावरणीय स्वास्थ्य की, तो पर्यावरणीय कारक जैसे कि स्वच्छ जल, वायु, आवास, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण, ये मानव स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का यह एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो भी संक्रामक रोग वगैरह जो फैलते हैं उनको रोका जा सके। पोषण और खाद्य सुरक्षा, यानी संतुलित आहार और पर्याप्त पोषण स्वस्थ जीवन के लिए ज़्यादा आवश्यक है। कुपोषण और अल्प पोषण और अतिपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब हम बात करें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के, तो माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य किसी भी समाज के विकास का सूचक माना जाता है। यानी अर्थात ये कि अगर माताएं स्वस्थ रहेंगी तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा, और हेल्दी पैदा होगा तो अगर बच्चा शुरू से ही हेल्दी है तो उसको बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। तो गर्भावस्था देखभाल और सुरक्षित प्रसव, शिशु टीकाकरण और पोषण जैसी सेवाएं इस विषय के अंतर्गत आते हैं। ये सारी सेवाओं से क्या होता है, माता और शिशु दोनों स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा और जन जागरूकता, यानी स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी और व्यवहार में परिवर्तन लाना सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वास्थ्य शिक्षा से लोगों को स्वच्छता, पोषण और रोग को रोकथाम करने के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि उनके बारे में जागरूकता पैदा होती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं और नीतियां। सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण और प्रभावी स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण भी शामिल है। अब इसके कंक्लूजन में आपको लिखना होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मूल विषय समाज के समग्र स्वास्थ्य सुधार से जुड़े हुए हैं। रोगों की रोकथाम, स्वच्छ पर्यावरण, संतुलित पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रभावी नीतियां, ये सभी मिल करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होती हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव स्वास्थ्य पर पानी में जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभावों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्या आंसर में आपको लिखना होगा, पानी मानव जीवन का आधार होता है और सुरक्षित पेयजल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जल की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो उसके जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। यानी इन सब वजह से जल पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जो सीधे मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर पानी ही साफ नहीं रहेगा, पानी तो सभी के लिए आवश्यक होता है, अगर पानी ही प्रदूषित रहेगा तो फिर उसमें अनेक संक्रामक और असंक्रामक रोगों का कारण बन सकता है। जैविक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैविक कारकों में पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, परजीवी, ये सब शामिल होते हैं। ये कारक जल जनित रोगों का मुख्य कारण बनते हैं, मतलब जल से जो रोग फैलते हैं उसका कारण बनते हैं ये। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो है विब्रियो कॉलरी, जिसकी वजह से हैजा फैलता है, साल्मोनेला, टाइफाइड जिसकी वजह से होता है, सिगेला जिसकी वजह से दस्त जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ये सारे कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं जिनसे कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं। वायरस की बात करें, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है। पोलियो और रोटा वायरस संक्रमण दूषित पानी से ही फैलते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है अमीबाइसिस और जियोर्डियासिस जैसे रोग का कारण बनते हैं। अब हम इन जैविक कारकों के कारण क्या क्या हो सकता है, दस्त, उल्टी, निर्जलीकरण और कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। बच्चों में विशेष करके ज़्यादा ध्यान देना होता है इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं रासायनिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो रासायनिक प्रदूषण जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो कचरा वगैरह निकलता है, वो कृषि रसायनों और प्राकृतिक स्रोतों से पानी में जो ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, सीसा और पारा लंबे समय तक सेवन से तंत्रिका तंत्र, गुर्दे और यकृत को क्षति पहुंचाते हैं। फ्लोराइड क्या होता है, अधिक मात्रा में फ्लोरोसिस यानी दांत व हड्डियों की विकृति का कारण बनता है। नाइट्रेट शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम दिखाया जा सकता है, उत्पन्न ये कर सकता है। कीटनाशक की बात करें तो ज़्यादा कीटनाशक के उपयोग से कैंसर, हार्मोनल असंतुलन और प्रतिरक्षा प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भौतिक कारकों की बात करें कि भौतिक कारकों का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो भौतिक कारकों में पानी का रंग, गंध, स्वाद, तापमान और मटमैलेपन जिसको टर्बिडिटी कहते हैं जैसी विशेषताएं शामिल हैं। जल में सूक्ष्म जीव पनपते हैं और शुद्धिकरण कठिन हो जाता है। अप्रिय गंध और स्वाद से पानी को अनुपयोगी बना देते हैं, जिससे लोग असुरक्षित वैकल्पिक स्रोत अपनाते हैं। अधिक तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और उससे पानी में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, जिससे कि वो पानी पीने के योग्य नहीं रहता, यानी कि वो हार्मफुल हो जाता है। ठीक है। अब कंक्लूजन में आपको यही सारे लिखने हैं कि पानी में उपस्थित जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, जल की शुद्धिकरण, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण से ही जल जनित रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। इसलिए मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जल की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन में भारत सरकार की क्या भूमिका है? इस पर चर्चा करना है, आपको लिखना है उसके बारे में। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास की बुनियाद होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बहुत ज़्यादा जटिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन हेतु कई सारी नीतियाँ, कार्यक्रम और संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित की हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण में भारत सरकार की क्या भूमिका रही है? तो पहले हम समझते हैं स्वास्थ्य नीति और विधायी पहल क्या क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है अब तक। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो लागू की थी, उसके माध्यम से सभी नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। महामारी नियंत्रण, टीकाकरण और रोग निगरानी के लिए कानून और दिशा निर्देश बनाए गए हैं। अब रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो संक्रामक और असंक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय क्षय रोग का उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से महामारी फैलने से पहले पहचान और नियंत्रण संभव हो पाया है। मातृ शिशु स्वास्थ्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीके दिए जाते हैं। इससे पोलियो जैसे रोगों का उन्मूलन संभव हुआ। जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृ मृत्यु दर घटाने में सहायक बने। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारत सरकार की क्या भूमिका रही है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना, उपकेंद्र बनाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया जाना, ये सारे कुछ भारत सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के भूमिका रही है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। गरीब और वंचित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित कर निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। स्वच्छता और पोषण कार्यक्रम। स्वच्छता और पोषण कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता, शौचालय निर्माण और खुले में शौच की समस्या को कम किया गया, जिससे जल जनित रोगों में कमी आई। पोषण अभियान के माध्यम से माताओं और बच्चों में कुपोषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा और जन जागरूकता। भारत सरकार विभिन्न मीडिया और सामुदायिक अभियानों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिससे स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन मिलता है। कंक्लूजन में आपको लिखना होगा, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन में भारत सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा व्यापक और बहुआयामी है। नीतिगत सुधार, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और संरचना का विकास और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकार ने जन स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार किया है। फिर भी बढ़ती जनसंख्या और नई स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। मानव स्वास्थ्य पर वायु के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभावों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यानी इसमें आपको वायु के जैविक और रासायनिक और भौतिक कारक के बारे में बताना है। और ऊपर वाले क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, उसमें आपको मानव स्वास्थ्य पर जल के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों को संक्षेप में बताना था। इसका आंसर लिखेंगे, पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है और इसके घटक सीधे मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संबंध उन सभी बाह्य कारकों से है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे वायु पर्यावरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व भी है, जिसकी गुणवत्ता में गिरावट मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य से आशय उस विज्ञान और अभ्यास से है जिसके अंतर्गत उन भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का अध्ययन किया जाता है जो पर्यावरण के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की रक्षा, संवर्धन और रोगों की रोकथाम हेतु सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य पर वायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव। कौन कौन से कारकों के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो पहला लिखा हुआ है जैविक कारकों का प्रभाव। वायु में अनेक प्रकार के जैविक कण उपस्थित होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद यानी फंगस, परागकण और अन्य सूक्ष्म जीव। तो इन बैक्टीरिया और वायरस की वजह से क्या होता है कि वायु के माध्यम से ये फैल करके तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा और कोविड-19 जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। फफूंद और परागकण जो होते हैं वो एलर्जी के कारण बन सकते हैं। अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्या को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी ट्रिगर कर देते हैं। जैविक एरोसोल आंखों में जलन और श्वसन पथ में संक्रमण का कारण बनते हैं। रासायनिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु में उपस्थित रासायनिक प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों और ईंधन दहन से उत्पन्न होते हैं। अब इसमें कुछ कुछ गैसों जो होती हैं बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति घटा करके सिरदर्द, चक्कर और गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण भी बनती है। हवा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये श्वसन तंत्र में जलन, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। ओजोन और सीसा आंखों, त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है भौतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भौतिक कारकों में वायु का तापमान, आर्द्रता, धूल और निलंबित कण शामिल हैं। धूल और सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। अधिक तापमान और हीट वेव, निर्जलीकरण,
हीट स्ट्रोक और मृत्यु दर बढ़ा सकते हैं। अधिक आर्द्रता फफूंद और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देती है। कॉन्क्लूजन में आपको यही लिखना कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य मानव जीवन की गुणवत्ता से सीधा जुड़ा हुआ है। वायु में मौजूद जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण उपाय अपनाकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आएगा जिसमें 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जाएगा। ये 5 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल 10 मार्क्स के होने वाले हैं। मैं यहाँ पे 3-4 जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बता दिया है। इसमें पहला है जेंडर एवं स्वास्थ्य। जेंडर एवं स्वास्थ्य का तात्पर्य यह समझना है कि जेंडर का मतलब क्या होता है, पुरुष, महिला और अन्य के आधार पर स्वास्थ्य की स्थिति और रोगों की प्रवृत्ति, उपचार की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में क्या अंतर होता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे शिक्षा, आर्थिक स्थिति, कार्य का बोझ, पोषण और स्वास्थ्य निर्णयों में भागीदारी महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य को अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महिलाओं में एनीमिया देखने को मिलता है, मातृ मृत्यु दर और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अधिक पाई जाती हैं, जबकि पुरुषों में तंबाकू जनित रोग अधिक होते हैं। जेंडर संवेदनशील स्वास्थ्य नीतियां समानता और न्याय सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। फिर सेकेंड है टी टेस्ट। टी टेस्ट एक सांख्यिकी परीक्षण विधि है जिसका उपयोग 2 समूहों के औसत के बीच अंतर की सांख्यिक महत्ता को जांचने के लिए किया जाता है। यह तब उपयोगी होता है जब नमूना आकार छोटा हो और जनसंख्या का मानक विचलन ज्ञात ना हो। टी टेस्ट के प्रमुख प्रकार पहला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और सेकंड होता है पेयर्ड टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट 2 स्वतंत्र समूहों की तुलना की जाती है और पेयर्ड टी टेस्ट के अंतर एक ही समूह के पहले और बाद के माप की बात करते हैं। इसमें स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में इसका बहुत ज्यादा व्यापक प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट है SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। एक लोकप्रिय सांख्यिकी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डेटा एंट्री, विश्लेषण और व्याख्या के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। इसका SPSS की सहायता से वर्णनात्मक आंकड़े, मीन, मीडियन, सहसंबंध, टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन आदि विश्लेषण आसानी से किए जा सकते हैं। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस शोधकर्ताओं और छात्राओं के लिए उपयोगी बनाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जीर्ण क्रोनिक रोग। वे रोग होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनका उपचार सामान्यतः दीर्घकालिक होता है। इनमें पूर्णतः ठीक होने के बजाय नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आप इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दमा और कैंसर जैसी बीमारियों को रख सकते हैं। इन रोगों के प्रमुख कारणों में अस्वस्थ जीवन शैली, तनाव, गलत खान पान और शारीरिक निष्क्रियता शामिल है। क्रोनिक रोग व्यक्ति, परिवार और स्वास्थ्य प्रणाली पर दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक बोझ डालते हैं। तो इस वीडियो में आपने जितने भी क्वेश्चन करे और वो सारे कर लेना, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लेना। ये दोनों वीडियो आप करके जाओगे, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।